हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? रिवीजन चल रहा है, टेस्ट की तैयारी भी चल रही है। टारगेट बनाना इस बार भी, हर बार की तरह ऑर्गेनिक में ऑल करेक्ट। ठीक है बेटा, ओवरऑल आपको अच्छा करना है, ओवरऑल आपको अच्छा करना है। ठीक है। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक में भी ऑल करेक्ट होना है। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिवीजन करके आए हैं, क्लास अटेंड करके आए हैं। आज पॉलीमर का रिवीजन चलेगा। बायोमॉलिक्यूल का रिवीजन कंप्लीट करने के बाद पॉलीमर का रिवीजन चलेगा। और पॉलीमर भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपका तैयार भी हो गया है। तो आज उसका भी फास्ट रिवीजन चलेगा, तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है बेटा, चलिए। तो बायोमॉलिक्यूल में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का रिवीजन कर लिया था। इनमें से मैं आपको बताना चाहता हूं, इनमें से जो भी, हाँ आईसी करिए, मजा आएगा सर रिवीजन में। हाँ, मैं इसमें बताना चाहता हूं कि अगर इसमें कोई स्टूडेंट अभी उसने आज क्लास ज्वाइन की हो, ठीक है, तो ये बायोमॉलिक्यूल पॉलीमर पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है बेटा, तो इसका यहाँ पर एक फास्ट रिवीजन चल रहा है, फास्ट रिवीजन चल रहा है। ठीक है बेटा, चलिए। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपके दीक्षा सोरेन, बेटा डाउट्स है तो आप व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, जरूर मधुकर, मैं जरूर बता दूंगा। ठीक है बेटा, वापस से चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं अमाइनो एसिड का। अब चूंकि आज का जो पोर्शन है बायोमॉलिक्यूल का, वह सब कुछ जितना मैं डिस्कस करूंगा वो तो बहुत ही कम है। आप लोग बहुत ब्रॉड वे में पढ़ते हो अपने बायोलॉजी में। ठीक है, और मैंने खुद आपके बायोलॉजी के बायोमॉलिक्यूल को एक बार पढ़ा है कि आखिर कौन कौन सा पोर्शन जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो देखा गया कि जो भी हम केमिस्ट्री में बताते हैं, जो भी हम केमिस्ट्री में बताते हैं, वो सब आप बायो में पढ़ते हो। किससे रिलेटेड? प्रोटीन हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, विटामिन हो गए, हार्मोन्स हो गए, ये सब आप केमिस्ट्री वाले बायोमॉलिक्यूल से ज्यादा तो आपके बायोलॉजी वाले बायोमॉलिक्यूल में पढ़ते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड कंटेन अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, ये आप जानते हो। नेचुरली अकलिंग जो हमारे अमाइनो एसिड है वो 20 अमाइनो एसिड है। जो अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं, अल्फा मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है, तो ये अल्फा अमाइनो एसिड हो गया, जो प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त होते हैं। और मैक्सिमम जो है इसमें से 1 डिग्री है, मोस्ट ऑफ देम हैव 1 डिग्री अमाइनो ग्रुप। लेकिन जो प्रोलीन होता है, प्रोलीन, इसमें 2 डिग्री अमाइनो ग्रुप होता है। प्रोलीन है 2 डिग्री अमाइनो ग्रुप, और जिसे अपन बोलते हैं अल्फा इमिनो एसिड, अल्फा इमिनो एसिड। ठीक है, जैसे ये COOH है, इसके बगल वाला कार्बन क्या है? ये अल्फा कार्बन है। तो ये अल्फा पे क्या है? NH2, या यहाँ पे क्या है? NH है, 2 डिग्री है। तो प्रोलीन जो होता है वो अल्फा इमिनो एसिड होता है, और एक कंप्लीट ही अपने में क्या है? एक अमाइनो एसिड है। चलिए आगे बात करते हैं। 2 डिग्री अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, देखो मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसका ईच एंड एवरी पार्ट हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसलिए हम यहाँ पे केवल की पॉइंट उठाएंगे जिसको हमें फास्ट रिवीजन करना है। तो अमाइनो एसिड जो होते हैं ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाटर सॉल्युबल है, हाई मेल्टिंग सॉलिड है, जो ज्यूटर आयन की तरह बिहेव करते हैं, ज्यूटर आयन की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, जो सॉल्ट है, ना कि सिंपल अमाइन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ये देख सकते हैं, ये आपका बेसिक ग्रुप है, ये आपका एसिडिक ग्रुप है,
और क्या होगा बेटा, ये H प्लस ले लेगा बेसिक ग्रुप NH3 प्लस में, और वो COO माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन हो गया। ज्यूटर आयन जो होता है वो न्यूट्रल डाइपोलर आयन है, डाइपोल है, न्यूट्रल है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है, और एम्फोटेरिक बिहेवियर है, एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। NH3 प्लस H प्लस देता है, COO माइनस H प्लस लेता है, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट PI क्या है? pH at which the amino acid exists only as a dipolar ion with net charge 0, नेट चार्ज इस पर 0 है, और ये किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट नहीं करता है। जो हमारे नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड है वो एल कॉन्फिगरेशन के होते हैं। जैसे देख सकते हो ये एलेनिन है। एलेनिन कैसे है? जो R ग्रुप है इसको बदल दो, R ग्रुप को हमने मिथाइल कर दिया तो बन गया एलेनिन। ये NH2 आपका राइट हैंड साइड है तो ये D हो गया, और अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो ये L हो गया। और एक ही कंपाउंड का कैपिटल D उसी कंपाउंड का कैपिटल L क्या होता है? इनएंसियोमर होता है। ये चीज हम आपको बता चुके हैं। तो दोनों आपस में क्या है? इनएंसियोमर है। क्लासिफिकेशन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, तो ये आपने पढ़ा है अच्छे से कि ये इसेंशियल, नॉन इसेंशियल और सेमी इसेंशियल में इनको डिवाइड किया गया है। इसेंशियल जो कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, इसलिए इन्हें डाइट के साथ लेना जरूरी होता है। नॉन इसेंशियल सिंथेसाइज्ड हो जाते हैं बॉडी में, और सेमी इसेंशियल जो है वो बॉडी में सिंथेसाइज तो होते हैं लेकिन ग्रोइंग स्टेज में इनको लेना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए, और हमने आपको बताया था, ये भी देखिए हम आपको वही वाली स्लाइड लेके आया, वही पीपीटी लेके आया हूं जिसमें मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, पहला लेटर ले लो इसेंशियल का तो बन जाता है टीटी हाल में वीआईपी, टीटी हाल में वीआईपी। और नॉन इसेंशियल का ले तो A3G3 और सिटी में SP, SP आया है सिटी में, ठीक है। तो हाँ, तो नॉन इसेंशियल जो है आपका क्या, A3G3 सिटी SP। अच्छा, A यहाँ पे भी है और A यहाँ पर भी है, कैसे पहचानोगे कौन सा A कहाँ है? तो बहुत आसान है। इसेंशियल में इसेंशियल वाला A है, इसेंशियल वाला A मतलब सेमी इसेंशियल वाला, और सेमी इसेंशियल आपको पता है कौन से होते हैं? हिस्टिडीन और आर्जिनिन। तो आर्जिनिन इसमें है, आर्जिनिन इसमें है, बाकी सारे A उसमें है। और एलेनिन जो नॉन इसेंशियल होता है, ये तो एग्जाम में आया हुआ भी है अभी रिसेंटली नीट में। जो बात करें सिटी में सल्फर, सिटी में सल्फर ऐसे याद करो, सिटी में सल्फर CMS, ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। C का मतलब क्या है बेटा? जवाब दो। C का मतलब आपका हो गया सिस्टीन, और M का मतलब क्या हो गया आपका? मिथियोनिन, मिथियोनिन। सिस्टीन जिसमें E आता है, E, और एक है सिस्टाइन जिसमें E नहीं आता है, ये मैं सब आपको बता चुका हूं। तो सिस्टीन जो है ये आपका SH ग्रुप रखता है, थाइयोल ग्रुप रखता है, और मिथियोनिन में आपका सल्फाइड लिंकेज होता है। लेकिन जब दो सिस्टीन मिलते हैं तो एक सिस्टीन का फॉर्मेशन होता है, डाइमर बनता है, जिससे समझ में आया, जिसमें डाई सल्फाइड लिंकेज होता है। तो बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होगा कि किसमें सल्फर पाया जाता है। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, आपको याद है सिस्टीन, मिथियोनिन, इसे हम लोग सिस्टाइन बोल दो। लेकिन क्वेश्चन आया था किसमें SH ग्रुप पाया जाता है, तीनों ऑप्शन दे रखे थे SH, तब जानना जरूरी हो जाता है। समझ में आया कि SS सिस्टीन में पाया जाता है जिसमें E होता है, E। तो ये आपको याद होगा, थोड़ा मैंने टाइम दिया यहाँ पे वापस से। और सिस्टीन का जब डाइमर होता है तो ये बनता है सिस्टाइन। सॉरी। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो नेचर, केमिकल नेचर के हिसाब से नेचुरल न्यूट्रल अमीनो एसिड जो होते हैं जिसमें COH और NH2 ग्रुप दोनों क्या है, हाँ बराबर है। जैसे देखो R ही ग्रुप तो है, अल्फा अमीनो एसिड का ये R ग्रुप है, यही तो बदलना है आपको। R की जगह H रख दो तो ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ग्लाइसिन जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव। बाकी देखो सब में कायरल सेंटर है, एक्टिव है। एलेनिन R की जगह लग दो Me, मिथाइल लगा दो, एलेनिन मिथाइल CH3 में H हटा के उसकी जगह PH लगा दो,
फिनाइल एलेनिन, और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, मैंने ट्रिक बताया आपको, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ये खुद कह रहा है मैं वी हूं, वी फॉर वैलिन, वी फॉर वैलिन, तो क्या होगा आपका वैलिन बन गया। ये तरीका मैंने बताया था, ट्रिक बताया था आपको। तो ये आपके न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। एटलीस्ट जितने इसमें स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं ये आपको याद होने चाहिए, ये आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट जितने इसमें हमने बनाए हैं। वैसे आपको बायो में भी पढ़ाया जाता है। एसिडिक अमाइनो एसिड में COOH ग्रुप जो है वो NH2 या बेसिक ग्रुप से ज्यादा है। जैसे अगर R की वैल्यू हमने लिख दिया CH2COOH, तो एस्पार्टिक एसिड, एक और CH2 बढ़ा दिया तो ग्लूटामिक एसिड, तो ये एसिडिक है। बेसिक अमाइनो एसिड में देखो ये सारे बेसिक पार्ट है। क्या है, जब NH2 ग्रुप या बेसिक ग्रुप जो है वो ज्यादा हो जाए COOH ग्रुप से। एसिडिक में COOH ग्रुप ज्यादा है किससे, NH2 या बेसिक ग्रुप से। COOH ग्रुप ज्यादा तो एसिडिक, और बेसिक ग्रुप या NH2 ग्रुप ज्यादा तो बेसिक। तो बेटा देखो ध्यान से, ये 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 सभी में देखो कितने बेसिक ग्रुप ज्यादा है कि नहीं। NH2 तो सभी में है, यहाँ पे देखिए बेटा बाकी का A B और C पार्ट देखिए ये भी एक्स्ट्रा है, तो क्या हो गया बेटा आपके, ये बेसिक हो गए, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड। तो इन सबके स्ट्रक्चर्स को देखो ध्यान से, बहुत आसानी से है। जो मैंने सर्कल कर रखा है आपके सामने ये तो सब में कॉमन है। आर ग्रुप को देख लो, तो ये ग्रुप जब आप देखते हो, इन ग्रुप को देखो, ये कौन सा ग्रुप नजर आ रहा है आपको, क्या एक गोनेडीन लाइक है। अब गोनेडीन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, हमने आपको बताया था, कुमार गौरव ने ट्रिक भी बता दी जो मैंने क्लास में बताई थी। वेरी गुड बेटा, गोनेडीन ग्रुप है। हाँ तो क्या है, ये सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद देखो ये sp3 नाइट्रोजन है, ये आपका sp2 नाइट्रोजन। तो और ये लास्ट वाला जो आप देख सकते हो ये आपका एसिडिक है, एस्पार्टिक एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड है। तो इसमें ऑर्डर भी पूछा है, सबसे पहले आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन। मैंने ट्रिक क्या बताया था आपको, ऑल हैप्पी, ऑल हैप्पी, ALH, आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, बहुत सही आपने याद रखा है। तो इस तरीके से आपको ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, या इसे पेप्टाइड लिंकेज भी बोलते हैं, एमाइड लिंकेज। बहुत आसान तरीका है, ग्लाइसिन और एलेनिन ले लिया, पेप्टाइड यानी एमाइड बनाना है तो एसिड और एमाइड में रिएक्शन करा दो। एसिड से OH और NH2 ग्रुप से H निकाल दो तो आपका बन गया पेप्टाइड लिंकेज। क्या बन गया बेटा, पेप्टाइड लिंकेज बन गया। अब ये जो है ग्लाइसिन और एलेनिन से बना है इसलिए इसका नाम है ग्लाइअला, ग्लाइअला, ठीक है। और आपको ये बताया है मैंने कि इधर क्या लिखते हैं, ये N टर्मिनल होता है और इधर क्या होता है बेटा, ये C टर्मिनल होता है। ये आपका C टर्मिनल है, N टर्मिनल और ये C टर्मिनल हो गया। N से C लिखते हैं तो ग्लाई अला लिखेंगे, अला ग्लाई नहीं लिखेंगे, ग्लाई अला लिखेंगे, समझ में बेटा। तो ये पेप्टाइड लिंकेज है आपको, ये डाई पेप्टाइड है। दो अमाइनो एसिड से बनने वाले पेप्टाइड को हम लोग डाई पेप्टाइड बोलते हैं। अब क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन ट्राइपेप्टाइड। तो आपको ये नीचे वाला ये बना के थोड़ी, नहीं तो मैंने अलग से समझाया आपको, एनिमेशन हटा दिया इसमें से सब एक साथ आ गया है। ट्राइपेप्टाइड का मतलब क्या हुआ, वही तरीका कि ट्राइपेप्टाइड मतलब एन पेप्टाइड, जितने पेप्टाइड है उतने अमाइनो एसिड। मैंने बोला डेका पेप्टाइड कितने अमाइनो एसिड, डेका पेप्टाइड में कितने अमाइनो एसिड, 10। तो पेप्टाइड बॉन्ड कितना बनेगा बताओ बेटा, क्या हम -1 कर देंगे, माइनस डेका पेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड, 9 बनेगा। बहुत सही जवाब दे रहे हो आप लोग। तो सीधे ट्राइपेप्टाइड में पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, 2। अब जैसे नीचे मैंने एक ट्राइपेप्टाइड का स्ट्रक्चर बनाया है, ग्लाई अला PHE, ध्यान सुनना बेटा, ये आपका N टर्मिनल, ये आपका C टर्मिनल। तो मैं क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता हूं, मैं पूछूंगा ग्लाई अला PHE का स्ट्रक्चर बताओ, तो ये स्ट्रक्चर बना दूंगा लेकिन 2 आंसर बना दूंगा। क्या, एक में पहले N टर्मिनल लिखूंगा, एक में पहले C टर्मिनल लिखूंगा। तो आपको आंसर वो देना जिससे पहले N टर्मिनल लिखा हुआ है। अब यहां देख सकते हो कि
यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, इसको भी इस तरह से ब्रेक कर दो। मान लो अगर मैंने पूछा कि बताओ कौन कौन से अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, तो बेटा क्या करना है, जब हमने इसको ब्रेक किया तो जो ये पार्ट आपको नजर आ रहा है ये ग्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ R इक्वल टू H है, यहाँ पे देखो H है, यहाँ पे क्या है मिथाइल है, तो ये एला को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिथाइल है तो एला को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर देखो आपको CH2PH ग्रुप है तो फिनाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ग्लाई अला PHE। अब मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूंगा कि बताओ इसका नाम क्या है, कुछ भी दे सकता हूं, बताओ इसका नाम ग्लाई एला PHE है, या PHE एला ग्लाई है, या ग्लाई PHE एला है, या आपसे पूछ सकता हूं ग्लाई ये एला PHE ग्लाई है, कैसे ही पूछ सकता हूं। तो इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं लास्ट वाले में, लेकिन इन दोनों में समझना हम किधर से लिखते हैं, एन से सी की तरफ लिखते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। तो ग्लाई अला PHE लिखना है, PHE अला ग्लाई नहीं लिखना है, ठीक है। ये एन है, ये सी है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है, एन से सी। चलिए अगर बात करें प्रोटीन के बारे में कुछ बात करी जाए तो इसके बारे में आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो, जैसे प्रोटीन में है वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इन ए प्रोटीन हैज अमाइनो एसिड लिंक्ड विद ईच अदर, अमाइनो एसिड लिंक्ड है इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। सीक्वेंस के बारे में आप हमसे ज्यादा जानते हैं। दिस सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रोटीन। जैसे फॉर एग्जांपल याद करो, ये सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो है बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा स्टार्ट, जैसे कि आप पढ़ते हो ना कि ये कोडान, कोडान और एंटी कोडान के बारे में आप पढ़ते हो, याद करो कोडान और एंटी कोडान जानते हो। हाँ जैसे सुनो, हाँ mRNA पे क्या होता है, mRNA पे कोडान होता है, mRNA पे कोडान होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये tRNA है, tRNA। एंटी कोडान जिसे बोलते हैं नोडॉक, 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 ठीक है। tRNA पे होता है नोडॉक या एंटी कोडान होता है, ये सब आप जानते हो, ठीक है। तो जैसे मैं पूछूं स्टार्ट कोडान कौन है, तो स्टार्ट कोडान क्या होता है AUG, स्टार्ट कोडान क्या होता है बेटा AUG। अगर मैं पूछूं कि बताइए स्टॉप या टर्मिनेशन कोडान कौन सा है, तो आप बोलोगे UAA, ये क्या है आपका ओकरी है, ओकरी है। मैं पूछूं अगर UGA क्या है, तो ये होगा ओपल हो गया। मैं पूछूं अगर UAG क्या है, तो ये अंबर है। बहुत मेहनत करके आया आपका मास्टर, मेहनत करके आया ना। तो ये सारी चीजें क्या है, आप अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, प्रोटीन सिंथेसिस आप पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें बेटा आया है क्वेश्चन। इवन दैट जेई मेंस में एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसको आप सुन के हैरान रह सकते हो, सर ऐसा क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ऐसा क्वेश्चन जेई मेंस में। बेटा सेंट्रल डोगमा पूछ लिया था उसने। क्या आईआईटी के बच्चे को सेंट्रल डोगमा पढ़ाया जाता है? आप जानते हो सेंट्रल डोगमा सही से, समझ में आया बेटा? तो केमिस्ट्री में आया है, केमिस्ट्री में आया है बेटा सेंट्रल डोगमा, और वो भी नीट के केमिस्ट्री में नहीं, आईआईटी के केमिस्ट्री में आया है। क्या मेरी बात समझ में आया? डीएनए आरएनए प्रोटीन, समझ में आ रहा है बेटा? चलिए, तो उस सेंट्रल डोगमा के कारण मुझे पढ़ना पड़ गया आपका बायोलॉजी, फायदा भी हुआ उससे, ठीक है। चलिए चलिए अब आइए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट टाइप्स, ये सब आप डिटेल में पढ़ते हो बेटा। उसके लिए टफ क्वेश्चन नहीं, महा टफ क्वेश्चन था। उनके लिए तो टफ ये भी हो जाता है कि यूरेसियल डीएनए में पाया जाता है कि आरएनए में पाया जाता है, उनके लिए तो ये भी टफ क्वेश्चन होता है आईआईटी में, ठीक है। तो सोचो सेंट्रल डोगमा कहां पहुंच गया। चलो, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, नेमली अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। ये सब आप पढ़ते हो, इसलिए मैंने क्यों यहाँ पे पॉइंट लिखा है एनसीईआरटी से। अल्फा हेलिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हो ना ऐसे पढ़ते हो ऐसे, अल्फा हेलिक्स, ये पढ़ो अल्फा हेलिक्स। और अल्फा हेलिक्स जो बनते हैं वह बनते हैं जो इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होता है, आपस में ये इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होता है, उसके कारण बनते हैं सी और एनएच के बीच में, राइट हैंड कोएल, ये सब आप पढ़ते हो। तो जेई मेंस में क्वेश्चन क्या पूछा, अब देखना जेई मेंस का क्वेश्चन है
कि इस अल्फा हेलिक्स का जो एक टर्न होता है उसे अपन बोलते हैं 3.6 13 अल्फा हेलिक्स। ऐसा नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन पूछते हैं आईआईटी में भी। ठीक है बेटा, 3.6 13 अल्फा हेलिक्स बोला जाता है। 3.6 किसको डिनोट करता है? ये डिनोट करता है आपका नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन ईच टर्न। जो टर्न बना ना, टर्न, ये टर्न जो बना है, उस एक टर्न में एवरेज 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं। और 13 का मतलब क्या है बेटा? कि 13 मेंबर रिंग बाई एच बॉन्डिंग। मतलब जो एच बॉन्डिंग होती है एक टर्न में, उसमें 13 मेंबर का एक रिंग बनता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं 3.6 13 अल्फा हेलिक्स। ये जेईई मेंस में आया बेटा। बता, अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था? क्या आप कर पाते? अगर आता आप कर पाते कि नहीं कर पाते? जवाब दो, या वाइन में जवाब दो। वेरी गुड, आपने पढ़ा है इसको, आपने पढ़ा, बायो में पढ़ाया जाता है आपको। ठीक है, हाँ। तो ये अच्छा क्वेश्चन। अब बताओ वो बच्चे कैसे करेंगे जेईई वाले? तो बायोमॉलिक्यूल बहुत अच्छे से पढ़ाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे बीटा प्लीटेड। आप लोगों को बायो में सब पढ़ाया जाता है, इसलिए तो फायदा है कि आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जा रही है। ठीक है, हाँ। बीटा प्लीटेड सीट क्या है? इसमें इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, यानी ये पहला, ये दूसरा, ऐसे ऐसे क्या होते हैं, जैसे ना वो पर्दा, पर्दे देखो, पर्दे में सलवटें पड़ती हैं, पर्दे में सलवटें पड़ती हैं, हाँ है ना? वो बीटा प्लीटेड को उस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो होता है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन CO एंड NH ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। फाइब्रस प्रोटीन इंसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इंसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी जी का नाम आपको पता है, रिस्पेक्टेड, ठीक है, राष्ट्रपिता। MK गांधी बहुत फाइब्रस थे, बहुत कठोर थे, बहुत लड़ाई लड़ी उन्होंने आजादी के लिए। तो MK फाइब्रस है, MK फाइब्रस है। MK फाइब्रस मतलब M फॉर मायोसिन, जो मसल्स में होता है, आप पढ़ते हो एक्टिन मायोसिन एटसेट्रा पढ़ते हो। और K का मतलब है केराटिन। तो MK जो है फाइब्रस, केराटिन आपका हेयर एंड वूल, सिल्क एटसेट्रा। और ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है, ये तो इनसॉल्युबल इन वाटर हो गया फाइब्रस वाला, और ग्लोबुलर जो है वो सॉल्युबल इन वाटर। IAG, IAG मतलब इंसुलिन एल्ब्यूमिन जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। ठीक है, चलो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट प्रोटीन में और देखिए। इंसुलिन के बारे में आप पढ़ते हो, वेल डिफाइंड कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन है, जिसमें 51 अमाइनो एसिड होता है। पता है आपको, 2 चेन होती है इसमें, ये आप पढ़ते हो सारी चीजें बायो में। Denature of protein causes loss of secondary and tertiary structure of protein, but primary structure remains intact. तो केवल सेकेंडरी और टर्सरी को नुकसान होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। क्वेश्चन आ चुका है, ईच एंड एवरी पॉइंट कहां से है? NCERT से। चलिए थोड़ी बात अब एंजाइम से कर लें। तो एंजाइम तो आप बहुत ही डिटेल में पढ़ते हो, हाँ बेटा, कर्डलिंग ऑफ मिल्क ये सब आप पढ़ते हो। ठीक है, एंजाइम जो है आपका एक बायो कैटलिस्ट है, जो कोऑर्डिनेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने में ये यूज होता है। जैसे डाइजेशन हो गया फूड का, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, एटसेट्रा, और एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ऑलमोस्ट सभी एंजाइम जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, और इनका नाम दिया जाता है जिसपे वर्क कर रहे हैं। जैसे माल्टोज पे वर्क कर रहे हैं तो नाम है माल्टेज। तो एज जो है, इनसे इनको खत्म किया जाता है, नाम इनका माल्टेज। जैसे मैं बोलूं ऑक्सीडेशन रिडक्शन करा रहा है, तो क्या नाम हो जाएगा? ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये सब आप पढ़ चुके हो, ये सब आप, रिडक्टेज आप पढ़ते हो, लाइपेज आप पढ़ते हो, डायस्टेज। तो नाम जो है किससे खत्म हो रहा है? ठीक है, एज से। ये आप ऐसे देख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं आगे, विटामिन। तो विटामिन और ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप जानते हो फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन है? डेका, ADE डेका, हाँ बेटा, इन्वर्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, लाइपेज हो गया, ऑक्सीडो रिडक्टेज हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सब आप पढ़ चुके हो। आपको तो लाइपेज, डाइस्टेज सब आपको डाइजेशन में पढ़ाया जाता है।
अरे है ना। चलिए, तो विटामिन विच आर सॉल्युबल इन फैट एंड ऑयल बट इनसॉल्युबल इन वाटर, जैसे डेका ADEK, ये स्टोर्ड इन लिवर एंड एडिपोज फैट, जो फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है वहां पे स्टोर्ड होते हैं। और वाटर सॉल्युबल जो होता है वो विटामिन बी ग्रुप के विटामिन हो गए, विटामिन सी हो गया। और ये क्या है, यूरिन के द्वारा आसानी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, स्टोर नहीं किए जा सकते, लेकिन किन को छोड़कर, एनसीईआरटी किसको लिखता है, एक्सेप्ट विटामिन B12। जैसे मैं बोल दूं विटामिन B1, विटामिन B1 को क्या बोलते हैं बेटा, थियामीन। विटामिन B2 क्या है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 क्या है, नियासिन। विटामिन B5 क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 पेंटोथेनिक। विटामिन B6 क्या हो गया, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 क्या है, या विटामिन H क्या है, उसे बायोटिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B12 क्या है आपका, साइनोकोवेलामीन। ये सब आप अच्छे से जानते हो। तो क्या है, बी ग्रुप के आपके विटामिन है। अब मैं अगर बोलूं तो विटामिन सी, विटामिन सी ये, और अगर मैं बात कर रहा हूं, बोलते हैं एक है एमिगडोलिन, एमिगडेलिन नाम सुना होगा आपने, एमिगडालिन, ठीक है। या फिर बोलते हैं लेट्राइल, या विटामिन B17, विटामिन B17, ठीक है। ये जो है आपके एंटी कैंसरस विटामिन होते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एमिगडालिन और लेट्राइल को विटामिन B17 एक्चुअली में नहीं कहा जाता है, मतलब इसे रॉन्गली एज्यूम्ड कर लिया गया है, रॉन्गली एज्यूम्ड कर लिया गया है कि विटामिन B17 है। वैसे देखा जाए तो एमिगडालिन और लेट्राइल जो है ये दोनों अलग अलग चीज होते हैं, रॉन्गली एज्यूम्ड है, ठीक है। लेकिन बता रहा हूं कहीं कहीं मिल जाता है कि क्या बेटा आपके एंटी कैंसर, विटामिन सी तो एंटी कैंसर है। चलिए आगे बताते हैं। न्यूक्लिक एसिड, बहुत अच्छे में, बहुत ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप इसको पढ़ते हो। न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सो दे आर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए आरएनए। और आप पढ़ते हो, हाँ 2 टाइप्स हो गए मेनली, डीएनए आरएनए हो गया। न्यूक्लियोटाइड जो है वो बीएसपी, बेस शुगर फास्फेट, और पी हटा दो तो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड, ये सब आप जानते हो। और नीचे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। नाइट्रोजनस बेस बीएसपी में पहले बी की बात करते हैं तो प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस और पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस, एजी कट, एजी कट, एडेनिन ग्वानिन जो है आपके ये प्यूरिन वाले हैं, ठीक है। और आपके जो सीयूटी, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन जो है ये आपके क्या है, पायरिमिडीन वाले हैं। इनका स्ट्रक्चर भी आप पढ़ते हो। जैसे मैं अगर पूछूं कि बताओ बेटा 5 मिथाइल यूरेसिल, 5 मिथाइल, इसके 5 नंबर पे मिथाइल जोड़ दो तो क्या नाम हो जाता है, 5 मिथाइल यूरेसिल को क्या बोलते हैं, थाइमिन बोलते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर भी आप पढ़ते हो, ये भी पूछ लिए जाते हैं बेटा, ठीक है। तो ये भी आप दे रखा है, बायो में आपको पढ़ाया जाता है। तो ये हो गया आपके बेस। जैसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए में क्या नहीं पाया जाएगा, डीएनए में क्या नहीं पाया जाएगा, आपका यूरेसिल नहीं पाया जाएगा, ठीक है। जैसे डीएनए में क्या है, एजीसीटी होगा, आरएनए में एजीसीयू होगा। और ये भी आप पढ़ते हो कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 H बॉन्ड, 2 H बॉन्ड, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 H बॉन्ड बनते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थियामीन एंड थाइमीन। थियामीन आपका विटामिन B1 होता है, गलती हो सकती है एग्जाम में, लेकिन अगर मैं थाइमीन की बात करें तो ये नाइट्रोजनस बेस होता है जो किसमें पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए शुगर की बात करते हैं। तो शुगर में देखे बेटा, इसमें आरएनए में और डीएनए में, आरएनए में बीटा डी राइबोज, और सेकेंड नंबर के OH से एक ऑक्सीजन हटा दो तो बन जाता बीटा डी 2D ऑक्सी राइबोज, ये डीएनए में पाया जाता है। चूंकि इसमें कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, इसमें बहुत सारे, समझ में, मैंने एक ही दो बनाए हैं, कायरल सेंटर है इसमें। तो इन कायरल सेंटर के कारण क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो आरएनए एंड डीएनए आर कायरल मॉलिक्यूल, देयर कायरलिटी इज ड्यू टू डी शुगर कंपोनेंट, डी शुगर जो कंपोनेंट, डी शुगर जो है उसमें कायरल कार्बन है, इसीलिए क्या होता है बेटा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है।
अब बात करते हैं हार्मोन्स की। हार्मोन्स भी आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो बेटा, बहुत डिटेल में पढ़ते हो, इवन दैट आपका तो पूरा का पूरा इसमें कई लेक्चर्स हार्मोन में जाते हैं। तो पेप्टाइड हार्मोन का एग्जांपल है इंसुलिन, एंडोर्फिन एंड ग्लूकागॉन। और स्टेरॉयडल हार्मोन ऑफ एस्ट्रोजन, एंड्रोजन। और अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन जो है वो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सब आप जानते हो। अब हार्मोन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो एनसीईआरटी में हार्मोन के बारे में पहले ये लास्ट पेज ऑफ एनसीईआरटी में दे रखा था, अपेंडिक्स में, लास्ट में सप्लीमेंट के रूप में। लेकिन अब ये 14.6 आपके बायोमोलिक्यूल चैप्टर में 14.6 कॉलम के अंदर हार्मोन्स के बारे में उसने बहुत कुछ दे रखा है। तो उस हार्मोन्स को पढ़ना, उसने बहुत सारी दे रखा है, एडिसन्स डिजीज क्या होती हैं, ये सब ऐसे बायो में पढ़ते हो तो एक बार रीडिंग जरूर लगा लेना बेटा। जैसे व्हिच आर द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन आयोडीन, बहुत आसान है, क्या है, थायरॉक्सिन। अगर आपको आंख बंद करके भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप इसका जवाब दे दोगे, इतने अच्छे से जानते हो। प्रियांशु ने तो 6 बार लिख दिया इसका आंसर, सर 4 एकदम एक्साइटेड हो गया, मैं बताऊंगा, इतना आसान है आप लोग के लिए। थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस इन द थायराइड ग्लैंड इज एन आयोडीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड टायरोसिन। आयोडीनेटेड डेरिवेटिव होता है अमीनो एसिड टायरोसिन का। और थायरॉक्सिन इज एन अमाइन हार्मोन। अमाइन हार्मोन मतलब जो हार्मोन अमाइनो एसिड से डेरिवेटिव होते हैं। जैसे टायरोसिन देखिए, ये वाला पार्ट जो है अमाइनो एसिड के आर वाले पार्ट को डिनोट कर रहा है, आर वाला पार्ट जो आर ग्रुप उसमें बताते हैं, जिसको डिफरेंट करते जो अलग अलग अमाइनो एसिड बनते हैं, ये टायरोसिन है। और इसको मैंने क्या किया, देखो ये आयोडीन लगा दो, आयोडीनेटेड हो गया कि नहीं हो गया, तो बन गया थायरॉक्सिन बन गया। चलिए, तो ये आपका हो गया हार्मोन। अब हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो पहला है मॉलिस टेस्ट। दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दुनिया के सारे कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। इसमें लेते हैं क्या, मॉलिस रिएजेंट। मॉलिस रिएजेंट क्या होता है, 1% एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थॉल। नेफ्थलीन के ये अल्फा पोजीशन पर OH लगा दो तो नाम हो जाएगा अल्फा नेफ्थॉल। बीटा नेफ्थॉल भी हमने पढ़ा है, याद करो, याद करो, याद करो, कपलिंग रिएक्शन में, याद है कि नहीं, डाई बनाने में हमने पढ़ा था। हाँ, रेड ऑरेंज डाई, याद आ रहा है, हाँ ऑरेंज रेड डाई, एकदम एकदम एकदम। चलिए, तो ये मॉलिस रिएजेंट है, 1% एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थॉल इज एडेड टू द एक्वस सोल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉलोड बाय कंसंट्रेटेड H2SO4 अलोंग द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ये वायलेट रिंग ये वायलेट रिंग बन गया एट द जंक्शन ऑफ द टू लेयर। तो एक्वस सोल्यूशन बना लिया मैंने टेस्ट ट्यूब में कार्बोहाइड्रेट का, और टेस्ट ट्यूब के वाल से कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं तो वायलेट रिंग बन गया। वायलेट रिंग बनने के कारण अगर बन गया तो कार्बोहाइड्रेट है उस एक्वस सोल्यूशन में। तो पॉजिटिव टेस्ट में आपको ये रिंग नजर आ रहा है, निगेटिव में आपको ये रिंग नजर नहीं आ रहा है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हो गया। तो मॉलिस रिएजेंट क्या है, 1% एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थॉल। बायूरेट टेस्ट क्या है, एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन ले लें और जब उसमें हम कुछ ड्रॉप 1% कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के डालते हैं तो वायलेट कलर मिलता है, वायलेट कलर मिलता है, वायलेट कलर। दिस कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर +2 विद द पेप्टाइड लिंकेज। यानी कि याद, ध्यान सुनना, ये प्रोटीन का तो टेस्ट है, लेकिन प्रोटीन के अलावा बेटा ध्यान से सुनना, प्रोटीन के अलावा अगर प्रोटीन के अलावा दूसरा कंपाउंड ले ले जिसमें पेप्टाइड लिंकेज हो, पेप्टाइड लिंकेज क्या है, एक एमाइड लिंकेज हो, मतलब कैसा, CONH, वो जरूरी हो प्रोटीन का ही हो, वह भी ये टेस्ट दे देगा, बायूरेट टेस्ट। तो ये पेप्टाइड लिंकेज का टेस्ट है, एंड दिस टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। समझ में आया बेटा। तो प्रोटीन में क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज है जो क्या है, एमाइड लिंकेज है। देखो बेटा, ये कलर पॉजिटिव, ये क्या हो रहा है आपका, वायलेट कलर आ रहा है तो टेस्ट पॉजिटिव है, नहीं आ रहा है तो निगेटिव है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच आर द फॉलोइंग इज ए टेस्ट ऑफ प्रोटीन, तो बायूरेट टेस्ट। अब इन सारे टेस्ट के बारे में देखो, मॉलिस टेस्ट क्या है, ये सभी कार्बोहाइड्रेट टेस्ट देते हैं। बायूरेट टेस्ट क्या है, यह प्रोटीन के द्वारा टेस्ट दिया जाता है, लेकिन किसके बारे में बात करी जाती है, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बात करी जाती है। सेलिवनॉफ टेस्ट क्या है, ये कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज क्या है, आपको फ्रक्टोज है। और सुक्रोज, सुक्रोज में भी तो आपका फ्रक्टोज पाया जाता है, सुक्रोज में भी तो आपको फ्रक्टोज पाया जाता है, जवाब दीजिए यस। तो ये फ्रक्टोज और सुक्रोज टेस्ट देंगे। और आपका बारफोर्ड टेस्ट क्या है, ये ओनली मोनोसेक्राइड गिव टेस्ट।
तो अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज डिफरेंशिएटेड बाई, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, क्या मॉलिस से इनका डिफरेंशिएशन कर लोगे? मॉलिस से कर लोगे? नहीं, वो सारे कार्बोहाइड्रेट देंगे। बायूरेट से बात ही नहीं करनी है। बारफोर्ड, ये दोनों ही मोनोसेक्राइड है, दोनों रिएक्शन कर जाएंगे, दोनों मतलब टेस्ट देंगे। सेलिवेनॉफ, वो फ्रक्टोज टेस्ट देता है लेकिन ग्लूकोज नहीं देता है, तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज डिफरेंशिएटेड बाय सेलिवेनॉफ टेस्ट। केवल रिवीजन में बेटा देख लीजिए, हमको इतना टाइम लग गया। आपको चीजें बहुत अच्छे से तैयार हो गई होंगी, बोलो है ना? हाँ, अब आपका एक होमवर्क सुनो, और बायोमॉलिक्यूल जो हमने कंप्लीट कर दिया है, मैं नहीं चाहता कि आपका एक क्वेश्चन का भी रिस्क हो, एक क्वेश्चन का भी रिस्क हो। बायोमॉलिक्यूल जो हमने कंप्लीट कर दिया है, उसको एक बार, ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी, आपको 2 बार पढ़ा दिया, एक बार क्लासरूम के हिसाब से पढ़ा दिया, एक बार रिवीजन के हिसाब से पढ़ा दिया, 2 बार मैंने आपको पढ़ा दिया। तो अब आपको करना क्या है, अपनी बायोलॉजी की सॉरी अपने बायोमॉलिक्यूल्स को अपने एनसीईआरटी से, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी से एक बार रिवाइज जरूर करेंगे, एक बार जरूर रिवाइज करेंगे, और उसको रिवाइज करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी से कर लो, ठीक है? तो ये आपका टास्क है, इस टास्क के लिए मैं आपको टाइम देता हूं, ठीक है? आपको ये इस टास्क के लिए टाइम है, मंडे तक का टाइम है, मंडे तक का टाइम है, मैंने बहुत टाइम दे दिया मंडे, क्योंकि बीच में आपके और भी चैप्टर्स हैं, उनका भी होमवर्क चलेगा, तो मंडे तक का टाइम है। नेक्स्ट वीक में आप मुझे मैसेज करोगे, ठीक है? यस, एनसीईआरटी भी डन हो गया है, क्या मेरी बात समझ में आ जाए? मंडे का नहीं, एकदम ऐसा नहीं कि आज ही कर लो, ठीक है बेटा? हाँ, चलिए। हाँ श्रीकांत करें सर, हम साथ में बायो का भी बायोमॉलिक्यूल्स रिवाइज कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत ही अच्छी बात है। तो रिवीजन का दौर चल ही रहा है, इधर का बायोमॉलिक्यूल तो उधर का भी बायोमॉलिक्यूल, ठीक है? चलिए, हाँ सृष्टि, मैं पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा चीजों को, ठीक है? हाँ, चलिए आगे बात करते हैं। ओके मिशन साहब, वेरी गुड बेटा। पॉलीमर्स, पॉलीमर्स की बात करते हैं, तो सुनो, ये भी आप लोग लेक्चर कंप्लीट करके आए हो पॉलीमर का, बताओ पहले, लेक्चर कंप्लीट करके आए हो? यस, तो अब रिवीजन में आपको ये बायोमॉलिक्यूल का रिवीजन हो गया है, अब हम लोग पॉलीमर का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल, जो बहुत ही रिपीटिंग लोअर मॉलिक्यूल्स जैसे मोनोमॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और एक कोवेलेंट बॉन्ड इसमें पाया जाता है। मैं केवल की पॉइंट ही इसमें डिस्कस करूंगा, सारा चीज थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो मोनोमर, देखिए ये मोनोमर है, एन मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर है, पॉलीमराइजेशन किया तो क्या बन गया? पॉलीमर, कोवेलेंट बॉन्ड। पॉलीमर, पॉली का मतलब होता है मैनी, मर का मतलब होता है यूनिट या पार्ट, जो कई यूनिट या पार्ट मिलकर बने उसे पॉलीमर बोलते हैं। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन कैसे जुड़े हैं ये, उनके बेसिस पर डिवाइड किया जाए तो ये एडिशन और कंडेंसेशन। पॉलीमर एडिशन क्या होता है? मोनोमेरिक यूनिट आएंगी और जुड़ जाएंगी, मोनोमेरिक यूनिट आएंगी और जुड़ जाएंगी, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं मोनोमेरिक यूनिट, तो चेन ग्रोथ हो गया, जुड़ती जाएंगी, चेन 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 बनता चला गया, चेन ग्रोथ हो गया। कंडेंसेशन में क्या होता है? मोनोमेरिक यूनिट आई, एडिशन हुआ, यहां कुछ रिएक्शन हुआ, आया एडिशन हुआ, यहां कुछ रिएक्शन हुआ, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ, जैसे H2O, ROH, HCl एक्सेट्रा। तो हर स्टेप पर रिएक्शन हो रहा है, पहले एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, फिर जाकर क्या है, ग्रोथ हो रही है चेन में, इसे बोलते हैं हर स्टेप पर रिएक्शन के बाद हो रही स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, ठीक है? चलिए, पॉलीमर अगर आइडेंटिकल टाइप की मोनोमेरिक यूनिट है तो होमोपॉलीमर, डिफरेंट टाइप की है तो उन्हें कोपॉलीमर बोलते हैं। तो एडिशन पॉलीमर भी आपका होमोपॉलीमर कोपॉलीमर हो सकता है, और कंडेंसेशन पॉलीमर भी आपका होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर हो सकता है, ठीक है? ये सब चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो ये लिखा भी है मैंने यहाँ पे, द पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय द, ये मैंने लिख दिया, एक्स्ट्रा लिख दिया, जो मैंने आपको वहां बोल के समझाया था वो मैंने यहाँ लिख भी दिया है। द पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ ए सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज होमो एट द मोर देन टू या टू डिफरेंट देन को। अब एडिशन पॉलीमर या चेन ग्रोथ पॉलीमर, ये सब हम आपको बता चुके हैं, इसकी तो मैंने ट्रिक भी बताई थी, याद है आपको ट्रिक? जवाब दें।
हाँ, श्वेता सिंह ने तुरंत लिख दिया, डबल बॉन्ड को सिंगल, सिंगल बॉन्ड को डबल। ठीक है, मधुकर ने भी लिखा, अर्पणा, वेरी गुड। तो बेटा क्या कर तरीका था, ये देखिए, द एडिशन पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स। दिस मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन कैन टेक्स प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ आइदर फ्री रेडिकल और आयनिक स्पीसीज। हाउएवर द फ्री रेडिकल एडिशन इज मोस्ट कॉमन। जैसे फ्री रेडिकल जो है ये आपका मोस्ट कॉमन है, तो हमने फ्री रेडिकल से यहाँ पे समझाने का प्रयास किया था। करना क्या है, जैसे ये पाई बॉन्ड है, इसको तोड़ दो फ्री रेडिकल मैनर में, फ्री रेडिकल मैनर में, यहाँ फ्री रेडिकल बन जाएगा। यहाँ जो फ्री रेडिकल बना है उनको आपस में कंबाइन कर दो, वो कंबाइन कर दो, तो बेटा ये डबल बॉन्ड बन गया। ये दूसरे इधर जुड़ जाएंगे दूसरे मॉलिक्यूल से, तो इस तरह से आपका बन गया। और तरीका मैंने क्या बताया था, तरीका क्या है, डबल को कर दो सिंगल, ये डबल जो था वो हो गया सिंगल, जो डबल था हो गया सिंगल, ये जो सिंगल है वो हो गया डबल, डबल को किया सिंगल, सिंगल को कर दिया डबल, एन मॉलिक्यूल लिए बना लिया। अगले क्वेश्चन को बेटा मैंने देखो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए एक और लेके आए हैं, ये तोड़ दो ऐसे, फ्री रेडिकल में सब फ्री रेडिकल बना लो, ये आपस में जुड़ जाएगा, ये आगे मॉलिक्यूल से, ये आगे मॉलिक्यूल से, डबल कर लो सिंगल, और कंपाउंड आपका ये पॉलीमराइजेशन हो गया, ये बन गया। चलिए अब इसी तरीके को यूज करते हुए हम लोग डिफरेंट चीजों को देखेंगे। जैसे पहला जो है एडिशन पॉलीमर है चेन ग्रोथ पॉलीमर में, जैसे पॉलीथीन जिसका मोनोमेरिक यूनिट क्या है इथीन, डबल कर लो सिंगल, एन मॉलिक्यूल ले लो जोड़ दो, पॉलीथीन टू टाइप्स एलडीपी एचडीपी, लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी जो है वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे बनाया जाता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे बनाया जाता है। तो जब हाई टेम्परेचर पे होगा तो रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, देखो मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइटेड भी कर दिया है रेड कलर से चीजों को। तो ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा, और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जो होगा उसमें हम लोग पेरोक्साइड इनिशिएटर या डाई ऑक्सीजन एज ए कैटलिस्ट लेते हैं, और इसमें एच एटम एब्स्ट्रैक्शन होता है। अच्छा अब सुनो, एच एटम, ये देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये वापस में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ये आपका पॉलीथीन की पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, यहाँ पे देखो बेटा, हाँ एच एटम एब्स्ट्रैक्शन से क्या होगा, यहाँ एच है ये हटा दो, तो यहाँ फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये फ्री रेडिकल बन गया। तो इस फ्री रेडिकल से क्या हो सकता है बेटा, ये ब्रांचिंग क्रिएट हो सकती है, यहाँ ब्रांचिंग क्रिएट हो सकती है। तो देखो बेटा यहाँ पे ब्रांचिंग आपको नजर आ रहा है, तो इन ब्रांचिंग से क्या होगा, बीच में गैप आ जाएगा, तो इस गैप से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, इसका नाम क्या है, लो डेंसिटी पॉलीथीन। ये केमिकली इनर्ट एंड टफ है, फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी इससे जो बनाया जाता है ना वो सॉफ्ट सॉफ्ट प्लास्टिक होते हैं, सॉफ्ट प्लास्टिक होते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्क्वीज बॉटल, टॉयज एंड फ्लेक्सिबल पाइप्स होते हैं। लेकिन अगर एचडीपी की बात करें तो लो टेम्परेचर लो प्रेशर, इसमें जिगलर नट्टा कैटलिस्ट इन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट, और चूंकि हाई टेम्परेचर नहीं है तो एच एटम एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा, एच एटम एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो सारे जो है आपस में क्या है, बहुत कॉम्पैक्टली क्लोज 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 ऐसे आपके पैक्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गए आपके क्लोज पैकिंग हो गए, तो इससे जो बनने वाला जो है वह कौन सी प्लास्टिक होगा, वो आपका होगा हार्ड प्लास्टिक। इससे क्या बनेगा बेटा, आपका हार्ड प्लास्टिक। केमिकली इनर्ट एंड मोर टफ है, जैसे बकेट, डस्टबिन, बॉटल, पाइप, बाल्टी, नहाते हो जो, नहाते हो ना डेली, नहाते हो ना बेटा डेली, अब वो बाल्टी मजाक किया थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अब, which of the following statement about low density पॉलीथीन इज फॉल्स। तो एलडीपी का मतलब क्या है, लो डेंसिटी, आपके सामने कर लिया, तो लो डेंसिटी आपके सॉफ्ट प्लास्टिक होते हैं, लेकिन इन्होंने बकेट डस्टबिन लिख दिया, और बकेट डस्टबिन क्या है, हार्ड प्लास्टिक है। ये किसके एग्जांपल है आपके, ये तो एचडीपी के एग्जांपल है ना। तो मैं क्वेश्चन हर नहीं पढ़ूंगा, मैं केवल बस उसका की पॉइंट पढ़ के आपके सामने, क्योंकि मैं पहले ही आपको सब एक्सप्लेन कर चुका हूं। टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन से क्या बनेगा, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, पीटीएफई, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, ऐसे बोलते हैं टेफ्लॉन। कैसे करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ो, सिंगल बॉन्ड में बना दो, एन मॉलिक्यूल लो, होल एन कर लो। उसी तरह से एक्राइलोनाइट्राइल, देखो एक्राइलोनाइट्राइल, तो ये एक्राइलोनाइट्राइल है, डबल कर दो सिंगल बन जाएगा पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, पी ए
एन, पॉलीक्राइलोनाइट्राइल या पॉन, पैन, ऑर्लॉन या एक्रिलेन के नाम से जानते हैं। उसी तरह से स्टायरिन डबल को कर दो सिंगल, ये सब हमको बता चुके हैं, तो क्या बन जाएगा पॉलीस्टायरिन। हमने पॉलीस्टायरिन दे दिया और बोला बताओ इसका मोनोमर बताओ, तो सिंपल सी बात है, जो सिंगल था उसे कर दो डबल, किनारे वाले बैलेंसी को हटा दो, क्या बन जाएगा स्टायरिन बन जाएगा। टेफ्लॉन का यूज मेकिंग ऑयल सील एंड गैस्केट, आल्सो फॉर नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल। एक्राइलोनाइट्राइल देखो आया भी है, सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर और एज ऑर्लॉन और एक्रिलाइन। और पॉलीस्टायरिन जो है इंसुलेटर, रैपिंग मटेरियल, वस्तुओं को लपेटने के लिए, टॉयज, रेडियो और टेलीविजन कैबिनेट बनाने में, सबकी जो है मोनोमेरिक यूनिट एक ही तरह की है, इसलिए ये होमोपॉलीमर का एग्जांपल है। अब जो यूजेज या रिमार्क दे रखा है इसको आप 3-4 बार में, बहुत समय है, थोड़ा थोड़ा करके कई बार रिवीजन करेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ से क्वेश्चन तो आया है। अब आजकल क्या है, जब एनसीईआरटी बेस्ड चीजें होने लग रही हैं, हमें एनसीईआरटी से बाहर नहीं निकलना है मेनली, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं लेकिन मेनली एनसीईआरटी फोकस करना है, तो कहां से क्वेश्चन पूछेगा, वो यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको तो एक क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात हो गई, एक क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात होगी, हम तो एक नंबर से भी फाइट करना है और जीतना है। क्या मेरी बात समझ में आया? हमें एक नंबर की मार्जिन पे नहीं रहना, हमें कई नंबर आगे से रहना है, कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, चलिए विनाइल क्लोराइड है तो डबल को कर दो सिंगल, बन गया पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी। रेनकोट, हैंडबैग्स, विनाइल फ्लोरिंग, वाटर पाइप, वाटर पाइप बहुत इसका फेमस है, आपको पता ही है। प्रोपीन, और क्वेश्चन एक आना ही है यहां से, प्रोपीन से पॉलीप्रोपीन, मैन्युफैक्चर ऑफ रोप, टॉयज, पाइप, फाइबर एटसेट्रा। एमएमए, अच्छा ये जो कंपाउंड हमने आपके सामने बनाया जा रहा है CS2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे बेटा देखो ये HCOOH, इसे बोलते हैं एक्राइलिक एसिड, एक्राइलिक एसिड। और हमने क्या किया, COH यहाँ Me लगा दिया, तो नाम हो गया मिथाइल एक्राइलेट, मिथाइल एक्राइलेट। और यहाँ पे बेटा H को हटा के यहाँ पे हमने Me लगा दिया, तो नाम हो जाता है MMA, मिथाइल मेथ एक्राइलेट। तो उससे बनता है PMMA, डबल को कर दो सिंगल, पॉलीमेथ मिथाइल एक्राइलेट। और यह यूज्ड इन आई ग्लास लेंस। ये सब होमोपॉलीमर के एग्जांपल है। अगला जो है ये मैंने ऐड किया है यहाँ पर आपके सामने कि नेचुरल रबर, नेचुरल रबर होता क्या है, इज आइसोलेटेड फ्रॉम ए व्हाइट फ्लूइड कॉल्ड लेटेक्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ सर्टेन ट्री। ये आप पढ़ते हो, बायो में पढ़ते हो, बार्क से प्राप्त करते हैं। तो इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट है वो है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या है, अच्छा ब्यूटा 13 डाइईन, ब्यूटा 13 डाइईन, और उसके जो डेरिवेटिव होते हैं उन्हें हम रबर बोलते हैं, जो पॉलीमर बनाते हैं। और जो ये इलास्टोमेरिक प्रॉपर्टी रखते हैं, इसमें वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाया जाता है। तो ये क्या है, ब्यूटा 13 डाइन में हम मिथाइल लगा दो तो नाम हो जाता है 2 मिथाइल 13 ब्यूटाडाइन, दैट इज आइसोप्रीन। इससे पॉलीमर डबल को कर दो, देखो डबल, इन डबल को कर दिया सिंगल, और इस सिंगल को कर दिया डबल, होल एन कर दो, तो बन जाएगा 1 पॉली आइसोप्रीन। 1 और 4 से जुड़े हैं तो 1,4 पॉली आइसोप्रीन, सब मैं समझा चुका हूं। अब चूंकि यहाँ जीआई भी होगा, जीआई प्रेजेंट है, तो सिस और ट्रांस दो मैनर में अरेंज हो सकते हैं। अगर ये CS2 सेम तरफ हो जाए तो इसे सिस है, अगर CS2 आपके अपोजिट हो जाए तो इसे अपन क्या बोलते हैं, ये ट्रांस हो गया, ये ट्रांस हो गया। तो नेचुरल रबर में देखो बेटा, ये देखो ये CS2 सेम साइड में है, तो ये क्या हो गया आपका बेटा, सिस हो गया, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। और ट्रांस है तो उसे बोलते हैं गुट्टा पर्चा। और जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट दांतों में इसका यूज किया, मतलब ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है गट्टा पर्चा। तो सिस वाला, इसमें इंपॉर्टेंट सिस वाला ही है, दैट इज नेचुरल रबर ही इंपॉर्टेंट है। अगला है क्लोरोप्रीन। तो ये जो मिथाइल है इसके जगह क्लोरीन लगा दो, आइसोप्रीन में जहां मिथाइल है वहां क्लोरीन लगा दो, तो हो जाता है आपका क्या, क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन बोलेंगे। ठीक है, अब ये क्लोरोप्रीन की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप इसको अच्छे से पढ़ चुके हो, मैं आपको बता चुका हूं, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2, विनाइल एसिटाइलिन, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें 1 इक्विवेलेंट HCl ले लिया,
तो डबल और ट्रिपल जब रेजोनेंस में है तो रिएक्शन कहाँ होगा, ट्रिपल पे होगा, बता चुके हैं आपको। तो बनता है क्लोरोप्रीन। तो क्वेश्चन यहां से भी स्टार्ट कर सकता हूं। क्लोरोप्रीन जो है इसके पॉलीमराइजेशन से बनेगा पॉलीक्लोरोप्रीन। पॉलीक्लोरोप्रीन जिसे हम नियोप्रीन के नाम से बोलते हैं, सिंथेटिक रबर का एग्जांपल है। इन कन्वेयर बेल्ट, गैस्केट एंड होजेस में इसको यूज करते हैं। तो ये सब भी किसके हैं, जो आपका नेचुरल रबर है, यानी सिस 14 पॉलीआइसोप्रीन। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, नेचुरल है तो सिस है, ऐसे याद रखो, नेचुरल है तो सिस है। और ये नियोप्रीन जो पॉलीक्लोरोप्रीन है, ये किसके, होमोपॉलीमर के एग्जांपल हो। अब आता है, अभी तक तो वो सिंगल मोनोमेरिक यूनिट थे, अब एक से डिफरेंट तरह के मोनोमेरिक यूनिट आ रहे हैं। तो ब्यूना एस एंड ब्यूना एन। अच्छा बताओ, ब्यूना एस से बताओ, बीयू का मतलब क्या बताया था आपको मैंने, बीयू का मतलब क्या बताया था। गैस्केट का मतलब मधुकर, गैस्केट का मतलब वो जो प्रेशर कुकर में जो रबर नहीं लगा तो ब्लैक कलर का। मधुकर क्या मेरी बात सुन रहे हो, वही होता है बेटा, ठीक है। तो ब्यूना एस में बीयू का मतलब क्या है, ब्यूटा 139। एस का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, स्टाइरिन। अच्छा ये Na का मतलब क्या है, Na ये क्या बताया था मैंने, Na का मतलब सोडियम पॉलीमराइजिंग एजेंट, पॉलीमराइजिंग एजेंट। तो ब्यूटाडाइन स्टाइरिन को पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। को पॉलीमर क्यों बोल दिया, क्योंकि दो तरह के यहाँ पे मोनोमेरिक यूनिट है, ठीक है। तो डबल को, ये डबल को कर दो सिंगल, तो डबल को कर दिया सिंगल, यहाँ दो डबल कर दिया सिंगल, और सिंगल को कर दो डबल, ये हो गया डबल, इसको कर दिया हमने। इसके अलावा यहाँ पे को इस डबल को कर दिया सिंगल, तो यहाँ सिंगल हो गया, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, ये बन गया। अब अगर हमने ये पॉलीमर दे दिया और हमने बोला कि बताओ इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या है, तो क्या बताया था आपको मैंने कि डबल के आजू बाजू देखो सिंगल है तो उनको कर दो डबल, इन दोनों को कर दो डबल, और इसको कर दो सिंगल, और इसको भी कर दो डबल, और दोनों को अलग अलग कर दो, तो आपका इसका मोनोमेरिक यूनिट बन जा रहा है। इन ऑटो टायर्स, फ्लोर टाइल्स, फुटवियर कंपोनेंट्स, केबल इंसुलेशन में इसका यूज किया जाता है। ब्यूनाइन में बताओ ब्यू का मतलब क्या है, ब्यूटा 13 डाइन। एन का मतलब क्या है यहाँ पे, एक्राइलोनाइट्राइल, और सोडियम ये क्या है, पॉलीमराइजिंग एजेंट है। तो इससे बोलता है ये दोनों क्या है, सिंथेटिक रबर है, और इन मेकिंग ऑयल सील्स टैंक लाइनिंग। हमने आपको मोनोमर से पॉलीमर और पॉलीमर से मोनोमर दोनों तरीके बता दिया। हाँ बेटा स्ट्रक्चर भी आता है एग्जाम में, स्नेहा वो पूछ लेगा ये किस, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, कैसे बताओगे बेटा, तरीका मैंने ट्रिक तभी तो बताया आपको। डबल को कर लो सिंगल, सिंगल को कर लो डबल, ये वाला पोर्शन बन जाएगा ब्यूटा 13 डाइन, ये बन जाएगा एक्राइलोनाइट्राइल, ये वाला पोर्शन एक्राइलोनाइट्राइल, तभी तो बताओगे ब्यूनायन है बेटा। हाँ इसीलिए मैंने बोला है, मोनोमर से मोनोमर का स्ट्रक्चर देके पॉलीमर का स्ट्रक्चर पूछ सकता है, पॉलीमर का स्ट्रक्चर देके मोनोमर का पूछ सकता है, पॉलीमर का स्ट्रक्चर देके नाम पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, यूजेज भी पूछ सकता है। समझ बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए पॉलीमर मैंने बहुत ही इजी वे में आपको पढ़ाया है क्लास में। क्या बहुत इजी लगा था कि नहीं, जवाब दे पहले सभी लोग। हाँ बहुत इजी में, आप एनसीईआरटी से अगर आप पॉलीमर पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में बहुत ही स्टैगर्ड है, बहुत ही स्कैटर्ड है, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत स्कैटर्ड है बेटा, इधर उधर बहुत जगह है, आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने सबको बहुत आसानी से पढ़ाया है। तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या है बेटा, देखो वल्कनाइजेशन के बारे में पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। नेचुरल रबर बिकम सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर एंड ब्रिटल एट लो टेम्परेचर एंड शो हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। It is soluble in non-polar solvent and is non-resistant to attack by oxidizing agent। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए तो भी क्या बेटा ये रेजिस्टेंट नहीं होते हैं। तो इन प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए, इन फिजिकल प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए प्रोसेस कराता है, इसे बोलते हैं वल्कनाइजेशन। ये मैंने यहाँ पे जो आपको बोल के समझाया था उसको मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, एनसीईआरटी का है, ठीक है। टेम्परेचर नहीं याद रखना बेटा इसका, अपर्णा अर्पणा इसका टेम्परेचर याद नहीं रखना बेटा। तो वल्कनाइजेशन में क्या करते हैं, सल्फर के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। वल्कनाइजेशन सल्फर फॉर्म क्रॉस लिंक एट द रिएक्टिव साइट ऑफ डबल बॉन्ड। जैसे डबल बॉन्ड मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये जो मैंने यहाँ बनाया है ये डबल बॉन्ड थे, तो क्या हुआ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट जाएंगे सल्फर। अब एक सल्फर भी हो सकता है, मोनो सल्फाइड भी हो सकता है, डाई सल्फाइड भी हो सकता है। और क्या है, जब वो आपस में क्रॉस लिंक्ड हो जाएंगे, क्रॉस लिंक्ड हो जाएंगे, दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो
गेट्स स्टिफेंड, मजबूत हार्ड रबर हो जाएंगे। और टायर बनाने में हम लोग 5% सल्फर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नेचुरल रबर को ट्रांस बोल रहा है। नेचुरल ट्रांस होता है क्या? नेचुरल ट्रांस होता है क्या? नेचुरल सिस होता है। नेचुरल रबर, जहां नेचुरल आया उसको सिस बोलो। द पॉलीमर दैट यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर, देखो बेटा आ गया, यूज पर आ गया, अभी पढ़ा था ना, PAN, पॉलीक्राइलोनाइट्राइल, ये सब पढ़ा चुके हैं, सब मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूं आपको। मेलामाइन, नाइलॉन 66 अभी आएगा, वापस रिवीजन में आ गए, वैसे आपको तो मैं पढ़ा ही चुका हूं एक बार। व्हिच आर द फॉलोइंग, अब पूछा है कि व्हिच इज द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन। जैसे नियोप्रीन दिमाग में आया वैसे पॉलीक्लोरोप्रीन आना चाहिए, और पॉलीक्लोरोप्रीन से उसका मोनोमर क्लोरोप्रीन, ये क्लोरोप्रीन है, क्लोरोप्रीन हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स नियोप्रीन। अब देखो अभी किसी ने पूछा था सर पॉलीमर आता है क्या, स्ट्रक्चर आता है क्या, किसने पूछा था, जवाब दो, वापस से रिप्लाई करो। हाँ बेटा देखो आपका आया है ना, पॉलीमर का नाम दे दिया है, मोनोमर का स्ट्रक्चर पूछ रहा है स्नेहा जी। और देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, पॉलीमर का नाम दे दिया और स्ट्रक्चर पूछ रहा है, तो बहुत सारे। अब पॉलीमर दिया तो क्या करो, तरीका बता दिया, डबल को कर दो सिंगल, सिंगल को कर दो डबल, सिंगल को कर दो डबल, देखो यही स्ट्रक्चर बन के आ रहा है क्या, जवाब दीजिए, बन गया, आंसर आ गया। और वो स्ट्रक्चर ये किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लोरोप्रीन, उसी के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है बेटा, नियोप्रीन या पॉलीक्लोरोप्रीन। चलो, व्हिच आर द फॉलोइंग आर द मोनोमर ऑफ नेचुरल। नेचुरल बोलते ही क्या वहां पे मिथाइल था क्या, नेचुरल में यहाँ मिथाइल था क्या, ब्यूटामंथ्रिडाइन में यहाँ पे मिथाइल था। एक ही क्वेश्चन घुमा के पूछा हर्षित, सही बोला बेटा। और अगर उसकी जगह हम क्लोरीन कर दे तो वो नियोप्रीन को रिप्रेजेंट करता है। देखो एम्स में कितना आसान क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है। अब आपको ट्रिक बता चुका हूं, इसलिए आप इसका भी जवाब दे दोगे, मोनोमर ऑफ दिस। तो हमें क्या करना है, सिंगल को कर दो डबल, इसको कर दिया डबल, इन बॉन्ड को हटा दिया, तो आपका ये बन गया कि नहीं बन गया, जवाब दीजिए। क्या 2 मिथाइल प्रोपीन का फॉर्मेशन हुआ, 2 मिथाइल प्रोपीन बन गया। तो द मोनोमर ऑफ पॉलीमर, अब नीचे लिखा है द मोनोमर ऑफ पॉलीमर। अब की इन्होंने पॉजिटिव दिया है, तो अब की इन्होंने फ्री रेडिकल से नहीं आयनिक मैकेनिज्म से बनाया है, बना लो। जहां पे पॉजिटिव दिया है बॉन्ड तोड़ के पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ निगेटिव बना होगा। निगेटिव पॉजिटिव को जोड़ो, फोर्थ ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर यहाँ निगेटिव है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और फिर यहाँ पे भी क्या होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव पॉजिटिव को जोड़ो, फोर्थ ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आप सभी स्टूडेंट्स को? कितना आसान है, बहुत ही आसान है। पॉलीमर इज ए वेरी 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 इजी चैप्टर। अब चूंकि आप रिवीजन में बैठे हो तो मैंने आपके लिए एक बोनस भी इंक्लूड किया है, ये देखो बेटा। एडिशन पॉलीमर या चेन ग्रोथ पॉलीमर, यानी इथीन और उसके डेरिवेटिव, ब्यूटाडाइन उसके डेरिवेटिव, इथीन जैसे विनाइल क्लोराइड, एक्राइलोनाइट्राइल, स्टाइरीन या विनाइल साइनाइड जिसे एक्राइलोनाइट्राइल बोल रहे हैं, ब्यूटामंथ्रिडाइन, जहां पे हमने पढ़ा था क्या, क्लोरोप्रीन, आइसोप्रीन, ये सब एडिशन पॉलीमर बनाते हैं। और हमने अभी तक देखो, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने सबके आगे नंबरिंग कर रखी है। क्या नंबरिंग है, जिससे यहाँ 11 नंबर है, नजर आया बेटा आपको? तो ये मैंने आपको 11 एडिशन पॉलीमर बताए हैं। अब इन्हीं को मैंने आपके सामने ये 11 समराइज कर दिया, ये सारे समराइज कर दिए आपके सामने। तो अब 1 से 9 जो है, 1 से 9, ठीक है, हाँ बेटा इसीलिए तो बोल रहा ये बोनस स्लाइड है, ये बोनस स्लाइड है आपके लिए। तो 1 से 9 जो है वो किसके एग्जाम्पल है, ये होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल है। उन्हीं सबको एक बार क्या है आपके रिवीजन में थोड़ा सा फायदा होगा। और 10 और 11 जो है वो किसका एग्जाम्पल है बेटा, कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, ये कोपॉलीमर का एग्जाम्पल। तो आज हम लोग जो है यहीं तक पढ़ते हैं। एडिशन पॉलीमर हो गया, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है बेटा, उसमें भी ऐसी तरह का आपको एक बोनस नजर आएगा। ठीक है, अब एक होमवर्क सुनो आपके लिए, ये मैं आपके लिंक पर डाल दूंगा आपका। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है बेटा, ध्यान सुनिएगा। हाँ, ये शॉर्ट रिवीजन नोट्स ही है बेटा, इसलिए तो बनाया आपके सामने। तो अब आपका होमवर्क ये है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलीमर को कंप्लीट करेंगे। पहले सुनिए, एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल तो मैंने आपको मंडे तक का टाइम दे रखा है, लेकिन जो कल आप करके आओगे, कल करके आओगे उसका होमवर्क सुनो।
कल हम लोग पॉलीमर कंप्लीट करेंगे और पॉलीमर कंप्लीट करने के बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का रिवीजन डिस्कशन होगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। ठीक है बेटा, तो आप लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को भी कंप्लीट करके आएंगे, उसका क्लास कंप्लीट करके आएंगे। ठीक है बेटा, हम यहां पर फिर सारा डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप, हाँ बस मैं ऐसे बोलता जाऊं, जैसा मैं कहता जाऊं वैसा करते जाओ। ठीक है बेटा, तो कल का टास्क क्या है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। कल हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का डिस्कशन करेंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, अब इसमें एक भी क्वेश्चन, हाँ और मैं हैंडआउट्स दूंगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का भी मैं हैंडआउट्स दूंगा। ठीक है बेटा, ईच एंड एवरी चैप्टर का आपको हैंडआउट्स मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में।